इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 के लिए बाल विकास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक एक प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और उसका उत्तर भी कमेंट में बताइए। और लास्ट में आप लोग पूरा स्कोर बताइए कि 30 में आपका कितना स्कोर सही हो रहा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। इसका आंसर आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया है आपके सामने, इसे देखिए। सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर पहला ऑप्शन है। दूसरा है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, यहाँ पर मध्य नहीं लिखा गया है, दूसरे में शरीर के मध्य होना चाहिए। और तीसरा है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। चौथा है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो दोस्तों, विकास का एक सिद्धांत होता है, आपको पता है, उसका नाम है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। इसके अनुसार विकास की क्रिया सदैव सिर से आरंभ होकर पैरों तक जाती है। इसे आप लोग ध्यान से देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों तक जाती है, ठीक है। और विकास के केंद्र से निकट दूर के सिद्धांत के अनुसार विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। तो इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, जीवन पर्यंत। तो आपको इसमें बताना है, इसका सही जवाब है जीवन पर्यंत। देखिए, मानव जाति में जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। भ्रूणावस्था से लेकर वह जीवन पर्यंत चलता है मानव जाति में विकास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होम्योस्टेटिस। आपको सही ऑप्शन इसमें बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी है, आप लोग ध्यान से इसे देखिए, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स आपको बताना है, XX, XP, XY, CX। देखिए, लड़का पैदा होने के लिए क्रोमोसोम जो होते हैं वो XY होते हैं उत्तरदायी। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। XY गुणसूत्र क्रोमोसोम जो होते हैं ये पिता में पाए जाते हैं और माता में कौन से पाए जाते हैं? XX। इसलिए लड़का होने के लिए XY होना जरूरी है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व होता है। किसका महत्व होता है आपको बताना है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का सबसे ज्यादा महत्व होता है। खेल के माध्यम से ही बच्चों में सामाजिक विकास होता है। तो खेल ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, आपको ये बताना है। आप शिक्षक बनने वाले हैं, इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। स्नेह, विश्वास, सम्मान, उपरोक्त सभी। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान भी होना चाहिए। इस प्रकार से आपका तीनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है ये आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या 5 भागों में। तो राइट आंसर आपका क्या है? कुल 4 भागों में बांटा गया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कुल 4 भागों में बांटा है। पहला भाग उन्होंने बताया है संवेदनात्मक गामक अवस्था। इसका समय उन्होंने बताया 0 से लेकर 2 वर्ष। दूसरा बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष। इसे ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। और तीसरा बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष तक, ठीक है। चौथा उन्होंने बताया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 11 से लेकर 15 वर्ष तक होता है। तो इस प्रकार से 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं पर का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो मूर्त संक्रियाओं का हमने समय बता दिया है। इसमें ऑप्शन देखिए, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसका समय क्या होता है? उसका समय होता है 7 से लेकर 11 वर्ष। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। तो इसमें आप देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का था, ये राजीव गांधी के समय में शुरू हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं, सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं। दूसरा है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। और तीसरा है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। और चौथा है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर आपका इसमें सही कथन हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? क्या वह उच्च जाति से संबंधित हो? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, यह भी जरूरी नहीं है प्रभावी शिक्षक के लिए। तीसरा, वह संप्रेषण में निपुण हो, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि वह संप्रेषण में निपुण होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? क्या छात्र केंद्रित होना चाहिए, अथवा विद्यालय केंद्रित, या फिर शिक्षक केंद्रित? तो आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा छात्र केंद्रित। पाठ्यक्रम सदैव छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, छात्र को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए पाठ्यक्रम। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र आपको बताना है। तो बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार ये एक प्रश्न इससे पूछा जाता है, तो 1 नंबर आपका तैयार हो जाएगा इससे। इसका सूत्र होता है दोस्तों, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तीसरा ऑप्शन देखिए, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अब। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है, आपको ये बताना है। देखिए इसमें जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनका IQ कितना होता है? 71 से कम होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें राइट है। दूसरा प्रश्न इसी संबंधित देखिए, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? 90 से 100 बुद्धि लब्धि का जो बालक होता है वह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, जेम्स ट्रेवर का, रॉस का, स्किनर का। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, ये कथन जो है, कथन से देखिए प्रश्न जरूर आता है, 1-2 प्रश्न जरूर आता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? क्रो एंड क्रो का। ये क्रो एंड क्रो का कथन है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है विनाशकारी, रचनात्मक, अभिसारी, एक रस्ता। तो देखिए इसमें सृजनात्मक, सृजन का मतलब होता है रचना करना, ठीक है, निर्माण करना नया। तो सृजनात्मक चिंतन इसमें आपका हो जाएगा रचनात्मक, इसमें आपका राइट आंसर होगा रचनात्मक। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है रचनात्मक होता है। नेक्स्ट है, आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसे होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक, निर्भर। तो इसमें आपका राइट आंसर है अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है वह अंतर्मुखी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखेंगे। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि ऐसे मत बोलो, शुद्ध उच्चारण बताएंगे, गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो आप इसमें बताइए आप क्या करेंगे? जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो क्या करेंगे? कहेंगे कि ऐसा मत बोलो, या फिर कहेंगे या फिर आप उसे शुद्ध उच्चारण बताएंगे। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा शुद्ध उच्चारण बताएंगे। अगर कोई बच्चा गलत उच्चारण कर रहा है तो उसे हम शुद्ध उच्चारण बताएंगे। ठीक है, उसे हम गलत उच्चारण के लिए डांटेंगे नहीं और उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये सब गलत है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण उसे बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या सही हो सकता है। इसमें आप देखेंगे ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही नहीं है, ये एक पूर्वाग्रह पर आधारित है। लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि किसी लिंग के प्रति, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसके प्रति एक गलत धारणा बना लेना। ठीक है,
जिसे हम लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। देखिए फिर से यही प्रश्न आ गया इसी से रिलेटेड। यह अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है या सत्य धारणा है। तो आप इसमें बताएंगे कि प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह जो है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। इससे भी प्रश्न हर बार बनता है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, वैयक्तिक विभिन्नता, पारिवारिक स्थिति। तो आपको पता है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक को सबसे ज्यादा ध्यान वैयक्तिक विभिन्नता पर देना चाहिए। वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब है कि सबके एक कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं, उनकी बुद्धि अलग अलग हो सकती है, ठीक है, अलग अलग वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। तो इसे ध्यान में रखकर शिक्षा देना चाहिए। एक समान उन्हें नहीं समझना चाहिए कि सबकी बौद्धिक क्षमता एक बराबर होगी, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन से अभिप्राय। इसमें आप देखेंगे मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है? छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना, स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो इसमें आपका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। ये मूल्यांकन से, इसका अर्थ होता है मूल्यांकन से अभिप्राय करना, ठीक है, या मूल्यांकन से अभिप्राय आपका यही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। नेक्स्ट है अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है? आपको ये बताना है। व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपयुक्त सभी में। तो आप देखेंगे आपका सही ऑप्शन तीनों है। व्यवहार परिवर्तन में भी, नवीन अनुभव प्राप्त करने में और समायोजन में, तीनों में अधिगम का शिक्षा में योगदान है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? इसमें आप देखेंगे सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो इसका सही जवाब है 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न है समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। दूसरा विकल्प है शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके। कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। इसमें आपका सही जवाब होगा समावेशी से मतलब होता है कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। पहला ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण होता है? इसमें आप बताएंगे परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण। तो ये तीनों कारण हो सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित समस्या है? सुनने से, पढ़ने से, बोलने से, बोलने व सुनने से। एक प्रश्न ये भी हर बार पूछा जाता है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ठीक है। तो डिसलेक्सिया ये एक पठन विकार है दोस्तों। पढ़ने में जिन बच्चों को कठिनाई होती है वह डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? आपको बताना है। डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया और डिसलेक्सिया। तो लिखावट संबंधी जो विकृति होती है वो डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है, ठीक है। राइट आंसर आपका इसमें डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। और डिस्कैलकुलिया जो है ये गणना संबंधी दोष से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? शारीरिक निःशक्त के लिए, दृष्टिबाधित के लिए, वाचन बाधित के लिए। तो इसका राइट आंसर है दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? देखिए आपका आंसर क्या होगा इसमें। आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। यही ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन सही है। आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे पहले और उसके बाद उसे सही परामर्श देंगे। चलिए तो इस तरह से दोस्तों आपका 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि 30 में आपका कितना स्कोर सही हो रहा है, ठीक है।